एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट में दोनों में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सी टेट में हालांकि इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को काफ़ी कम मिलते हैं, मतलब जेन्युइनली बहुत कम चांसेस, मतलब 10% है 100% में से कि इस तरीके के क्वेश्चन मिले। बट ये आपके यूपी टेट और सुपर टेट में डेफिनेटली आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। हिंदी भाषा में प्रमुख कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए तो ये 22 है। तो आपको ये नंबर याद रखना है कि 22 जो बोलियां हैं, इसके बाद जो आपकी अपभ्रंश हैं, जो आपकी उप बोलियां हैं वो भी हैं, बट मेन जो प्रमुख बोलियां हैं हिंदी भाषा की वो 22 होती हैं। फिर स्वर क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक डेफिनेशन दे दी, फिर उसमें से आपको पता करना हो कि स्वर है, व्यंजन है, क्या है ये। तो जीभ या होठ परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते और वायु से कहीं घर्षण नहीं होता, तब आपका स्वर की उत्पत्ति होती है। जब आपके लिप और जो आपका टंग है ये आपस में टच नहीं करता है और जब आपका फ्रिक्शन नहीं होता है एयर का आपके माउथ में, तब आपका जो है वो स्वर उत्पन्न होता है या फिर उसको हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? ये 10 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए और ओ। तो ये आपके 10 स्वर हैं जो कि हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं। साथ में ही इनमें आपके स्वर दो प्रकार में डिवाइड किए हैं, हर्ष और दीर्घ। हर्ष जो होते हैं वो जिनमें बोलने में कम समय लगे, कम ताकत लगे और आसानी से बोले जा सके। दीर्घ वो हैं जिनको बोलने के लिए ज्यादा समय लगता है, ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, वो आपके दीर्घ होते हैं। तो स्वर में जो आपका हर्ष है वो अ, ई, उ है और दीर्घ में है आपका आ, ई, ए, ओ। तो आपने देखा कि इनको बोलने में ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा टाइम टेकिंग है दीर्घ। और हर्ष इजीली बोले जा सकते हैं, अ, ई, उ एकदम शॉर्टली बोले जा सकते हैं, कम ब्रीद में, कम श्वास लेकर, कम समय में ये बोले जा सकते हैं। अब आता है अनुनासिक स्वर। स्वर भी कई प्रकार के होते हैं, तो आपको बेसिकली एक डेफिनेशन दे देते हैं कि इसमें से ये किस प्रकार का स्वर है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि लिख के अंग, इंग, ई, ये कौन से स्वर हैं, या फिर अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन डेवलप हो जाते हैं। अनुनासिक स्वर कौन से हैं? स्वर के उच्चारण में वायु यदि मुंह के साथ साथ नाक से भी जब निकलती है तो अनुनासिक, मतलब बोलते वक्त जब हम बोल रहे हैं तो हमारी नाक से भी जब वायु निकलती है, जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है, जहां पर चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, वो आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे कि तो आप देखेंगे आपका नो साउंड भी है, आ, ई, ए, अंग। तो ये जो आपके स्वर हैं वो अनुनासिक होते हैं। और निरनासिक कौन से होते हैं? जिनमें वायु नाक से बाहर नहीं निकलती है, केवल मुंह से निकलती है, वो आपके निरनासिक, मतलब जिनमें चंद्र बिंदु नहीं है, वो आपके निरनासिक हैं। विसर्ग क्या होते हैं? ये मूलतः संस्कृत की ध्वनियां होती हैं। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आपके, जैसे मनोस्थिति होती है, तो उसमें आपके ये जो आपकी दो हलंत होते हैं, ये बिंदु होते हैं, ये लगे हुए होते हैं, तो वो विसर्ग हैं। ये विसर्ग जब लगे होते हैं तो आपकी संस्कृत की जो मूल ध्वनियां हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। स्पष्ट व्यंजन क्या है? उच्चारण में श्वास का जीभ और होठों से जब स्पर्श होता है तब आपके स्पष्ट व्यंजन निकलते हैं, जो क से म तक हैं। ये टोटल 25 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? 25 होते हैं स्पष्ट व्यंजन। क से लेकर म तक के सारे ही स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है आपका नासिक या फिर अनुनासिक व्यंजन। ये नाक के उच्चारण से होते हैं, जैसे कि अभी देखा, इसमें आपका आता है ड, य, ण, न और म, ये अनुनासिक हैं। संघर्षी या फिर ऊष्म कौन से होते हैं? ये आपका काफी पूछा जाता है। ऊष्म बोलने में जब हवा रगड़ के साथ में निकलती है, मतलब फ्रिक्शन के साथ में निकलती है, श, श, स, ह। देखिए तीनों श में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तालवी शकार, दंत शकार, है ना। तो ये जो आपके श में डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो पहला ये श है ये आपका तालवी शकार है, ये आपका षटकोण वाला श है, ये आपका दंत और आपका जिब्या और तालु वाला है, और स जो है वो आपका दंत वाला शकार है। तो इस तरीके के डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए कि आपसे पूछ लिया जाए दंत तालु शकार कौन सा है या फिर जिब्या दंत कौन सा है,
तो वो शकार आपको वहाँ पता होने चाहिए। फिर आते हैं आपके अंतस्थ या फिर अर्धस्वर या फिर ईशत स्पष्ट जिन्हें कहते हैं, ये य और व होते हैं, जिसमें आपकी जीभ, तालू और होठों का स्पर्श होता है। आप य और व बोलेंगे तो आपके ये तीनों ही जो पार्ट है माउथ के वो टच होते हैं, इन्हें हम अंतस्थ, अर्धस्वर या फिर ईशत कहते हैं। तो बेसिकली आपका इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है अंतस्थ नाम से, ऊष्म नाम से, अनुनासिक व्यंजन के नाम से। उत्क्षिप्त भी काफी आपसे पूछा जाता है, जिसे हम द्रविष्ट या फिर ताड़न जात भी कहते हैं। ये ड और ण है। जीभ के कोने को उलटकर जब कठोर तालु को उसके साथ में झटके से बाहर दूर फेंका जाता है तो आपके उत्क्षिप्त निकलते हैं। जैसे ड़, आपकी जो टंग है वो ट्विस्ट हुई है तालू के पीछे की साइड पर जाकर और वहां से उसको धक्का दिया जा रहा है। ड़ बोल के देखिए, ड़ ण, तो ये आपके उत्क्षिप्त होते हैं। इनको अगर आप प्रैक्टिस में डेली रखेंगे तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट नहीं ले होगा, और उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं वो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्व व्यंजन होता है ल। ल आपका पार्श्व व्यंजन है। अगर आपसे पर्टिकुलरली कई सारे व्यंजन दे दिए जाए, पूछा जाए इनमें पार्श्व कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगी। फिर है अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम सांस की आवश्यकता होती है, महाप्राण जिनको के उच्चारण में ज्यादा सांस की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? क, ग, ड़, च, ज, ड और ज। इनको बोलने के लिए आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग की जरूरत है, टाइम कम लग रहा है, कम एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन ख, ग, झ, ठ, फ, इनमें आपको ज्यादा एयर प्रेशर की जरूरत है, उच्चारण में ज्यादा सांस लेनी होती है, ज्यादा टाइम टेकिंग है, डिफिकल्ट है बोलने में। तो ये आपके कौन से होते हैं? ये आपके महाप्राण होते हैं। ये वर्गों जो आपके वर्णों में जो दूसरा और चौथा जो व्यंजन आदि होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। फिर होता है आपका सघोष और अघोष। सघोष, ये देखिए ये सारे ही टर्म आपके पूछे जाते हैं, ये सघोष अघोष भी आपसे पूछा जाता है। जब स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है तो सघोष है। अघोष क्या है? जब आपके स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता तो वो अघोष होते हैं। अनुस्वार कौन से हैं? जो नाक के द्वारा बोली जा रही ध्वनियां हैं, जो स्वर से पहले आती हैं, इनमें स्वर नहीं होते हैं। और ये शुद्ध व्यंजन भी, इसमें शुद्ध व्यंजन को भी काउंट नहीं किया जाता है, और इन्हें हम आयोग वाहक भी कहते हैं। अनुस्वार को हम आयोग वाहक भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपके थ्योरेटिकल जो बैकग्राउंड से आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं का सूत्र भाषा है। सूत्र भाषा कौन सी है हिंदी की या फिर सभी भारतीय भाषाओं की? वो है संस्कृत है। तथा वर्तमान में हिंदी को राजभाषा यानी कि राजकीय भाषा के नाम से जाना जाता है। 14 सितंबर 1949 में भारत की राजभाषा को हिंदी को स्वीकार किया गया था। अगर हिंदी दिवस पूछा जाए कब सेलिब्रेट होता है तो 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी जो कि गोवा की है, नेपाली आदि भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है। इंग्लिश की जो लिपि है वो आपकी रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी है। ठीक है। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। कभी कभी वर्ण की डेफिनेशन पूछी जाती है। कई वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, शब्दों के मिलने से वाक्य, और वाक्यों के मिलने से भाषा बनती है। भाषा और आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव भंगिमाएं होती हैं, ये सभी मिला के आपकी फीलिंग्स को, आपके एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। वर्णों की संख्या टोटल 44 होती है। स्वर 11 होते हैं, हर्ष 4 होते हैं और दीर्घ 7 होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिंदी से रिलेटेड बेसिक वाले वो मैंने यहाँ कवर कर लिए। हिंदी का अगर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू आर अ विजिटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।